आज बात करते हैं महाराष्ट्र के आईटी सीन की। नवंबर 2025 चल रहा है और यहाँ काफी कुछ बदल रहा है। बिल्कुल। हमारे पास सरकारी रिपोर्ट्स, न्यूज आर्टिकल्स और इकोनॉमिक सर्वे का मतलब पूरा जखीरा है। और हमारा आज का मकसद ये समझना है कि एआई की वजह से जो दुनिया भर में एक उथल-पुथल मची हुई है, उसके बीच महाराष्ट्र खुद को कैसे तैयार कर रहा है। और ये उथल-पुथल कोई छोटी मोटी नहीं है। 2025 टेक इंडस्ट्री के लिए एक भूकंप जैसा रहा है। सही बात है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी, उसके मुताबिक इस साल 218 कंपनियों ने 1,12,000 से ज्यादा टेक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियों ने 30,000 लोगों को हटाया है और एक्सेंचर जैसी फर्म्स तो एआई पर फोकस करने के लिए अपना पूरा स्ट्रक्चर ही बदल रही हैं। बिल्कुल। और इस ग्लोबल भूकंप के झटके वो भारत में भी साफ महसूस हो रहे हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ नौकरियां जाने की बात नहीं है। अच्छा। असल में एआई और ऑटोमेशन की वजह से जॉब का पूरा मतलब ही बदल रहा है। पुणे मिरर का एक आर्टिकल था, वो बताता है कि पुणे जैसे टेक हब्स में जो रूटीन काम थे, जैसे डेटा एंट्री, बेसिक कस्टमर सपोर्ट, वो सब अब एआई संभाल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस ग्लोबल बदलाव के बीच महाराष्ट्र सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठा है या उसका कोई जवाब भी है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर दुनिया भर में टेक की पुरानी नौकरियां खत्म हो रही हैं, तो क्या महाराष्ट्र बस इस सुनामी को देख रहा है या फिर वो इस लहर पर सवारी करने की तैयारी कर रहा है? देखिए, मुंबई टेक वीक 2025 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बातें तो यही इशारा करती हैं कि प्लान बड़ा है। हाँ, उन्होंने एआई पावर्ड गवर्नेंस और मुंबई को देश का सबसे बड़ा टेक हब बनाने की बात की थी। जी। तो क्या ये सिर्फ बातें हैं या वाकई कोई ठोस नीतियां भी बन रही हैं? यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये कि सरकार एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। सबसे पहले उनकी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी पॉलिसी 2025 को देखिए। जीसीसी ये क्या होता है? अब ये जीसीसी एक फैंसी शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है बड़ी विदेशी कंपनियों के वो ऑफिस जो भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हाई एंड टेक सपोर्ट और डिजाइन जैसे काम करते हैं। अच्छा। आप इसे किसी ग्लोबल कंपनी का दिमाग कह सकती हैं जो भारत से ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉलिसी इन दिमागी सेंटर्स को महाराष्ट्र लाना चाहती है। लक्ष्य तो काफी बड़ा लग रहा है, 2030 तक 400 नए जीसीसी और 4 लाख नौकरियां। जी, बहुत बड़ा लक्ष्य है। लेकिन हमने ऐसे बड़े ऐलान पहले भी सुने हैं। इस बार ऐसा क्या अलग है जो ये भरोसा दिलाए कि ये सिर्फ एक प्रेस रिलीज नहीं है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। दो बातें इसे अलग बनाती हैं। पहली, ये पॉलिसी सिर्फ मुंबई पुणे पर अटकी हुई नहीं है। मतलब सरकार जानबूझकर नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर जैसे टियर 2 और टियर 3 शहरों को प्रमोट कर रही है, ताकि विकास एक जगह सिमट कर न रह जाए। बिल्कुल। और कंपनियों को भी कम लागत में काम करने का मौका मिले। और दूसरी बात है इंसेंटिव्स का स्ट्रक्चर। ये सिर्फ टैक्स छूट तक सीमित नहीं है, बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार करने में आसानी पर बहुत जोर है। मतलब सिंगल विंडो क्लियरेंस, तेज अप्रूवल, वो सब। हाँ, ताकि कंपनियों का वक्त लाल फीताशाही में बर्बाद ना हो। तो एक तरफ ये जीसीसी पॉलिसी है जो इंडस्ट्री के दिमाग को टारगेट कर रही है, इसके अलावा और क्या हो रहा है? अगर जीसीसी दिमाग है तो फिर डेटा सेंटर्स इस एआई क्रांति की मांसपेशियां हैं, इसका फिजिकल ढांचा। अच्छा। और महाराष्ट्र इस रेस में पहले से बहुत आगे है। भारत के कुल डेटा सेंटर बिजनेस का 60% महाराष्ट्र में है और अकेले मुंबई में देश की 52% कैपेसिटी है। वाह। अब सरकार इस बढ़त को और मजबूत करने के लिए 4 नए डेटा सेंटर पार्क बना रही है। एक मिनट, लेकिन डेटा सेंटर्स तो बहुत ज्यादा बिजली खाते हैं, जो पर्यावरण के लिए एक बड़ी चिंता है। ऐसे में और ज्यादा डेटा सेंटर बनाना क्या सही कदम है? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। मैंने ग्रीन डेटा सेंटर का जिक्र सुना है। क्या ये बस एक अच्छा लगने वाला शब्द है या इसमें कोई दम है? नहीं, ये सिर्फ अच्छा लगने वाला शब्द नहीं, बल्कि एक बहुत स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी है। ये नए डेटा सेंटर पार्क सौर और पवन ऊर्जा जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से चलेंगे। ओके। देखिए, आज के दौर में बड़ी ग्लोबल कंपनीज सिर्फ सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देख रही, वो सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता को भी बहुत तवज्जो दे रही हैं। CII समिट में भी इसी बात पर जोर दिया गया था। अच्छा। जब आप ग्रीन एनर्जी पर फोकस करते हैं तो आप उन ग्लोबल इन्वेस्टर्स को आकर्षित करते हैं जो लंबी रेस के घोड़े हैं। ये सिर्फ सस्ता नहीं, बल्कि भविष्य के लिए टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। समझ गई। तो ये एक दो तरफा हमला है, जीसीसी पॉलिसी से ब्रेन पावर और ग्रीन डेटा सेंटर से कंप्यूटिंग पावर। इन सब का अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा? मैंने महाराष्ट्र उद्योग नीति 2025 के बारे में पढ़ा है, जिसमें कुछ चौंका देने वाले आंकड़े हैं।
हाँ, आंकड़े वाकई बहुत महत्वाकांक्षी हैं। नीति का लक्ष्य है 70.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना। 70 लाख करोड़। जी, इसे समझने के लिए सोचिए, ये दुनिया के कई छोटे देशों की कुल अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। वो सिर्फ ऊंचा लक्ष्य नहीं रख रहे, वो चांद पर निशाना लगा रहे हैं। इसमें से 29 लाख करोड़ सर्विसेज में और 41.5 लाख करोड़ मैन्युफैक्चरिंग में लाने का प्लान है, जिससे 50 लाख डायरेक्ट नौकरियां पैदा होंगी। और ये सब मुमकिन हो सके, इसके लिए वो महाराष्ट्र उद्योग व्यापार और निवेश सुविधा अधिनियम 2023 भी है। हाँ, जो असल में एक असरदार सिंगल विंडो सिस्टम है। ये तो हुई राज्य स्तर की योजनाएं, लेकिन क्या केंद्र सरकार भी इन योजनाओं का समर्थन कर रही है? क्योंकि इतने बड़े प्लान बिना राष्ट्रीय समर्थन के तो मुश्किल लगते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो जवाब है हाँ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की 2025 की जो ईयर एंडर रिपोर्ट है, वो यही दिखाती है। अच्छा, केंद्र सरकार ने RDI यानी रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन योजना शुरू की है। इसके तहत प्राइवेट सेक्टर R&D को बढ़ावा देने के लिए अगले 6 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और ये पैसा AI, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजीज पर खर्च होगा। बिल्कुल, उन्हीं पर फोकस है। और वो सुपर कंप्यूटर्स वाली बात क्या है? मैंने कहीं पढ़ा था कि भारत में बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर्स लगाए जा रहे हैं। आप राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की बात कर रही हैं। इसके तहत देश में 37 जगहों पर 39 पेटाफ्लॉप्स की कुल क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर लगाए गए हैं। पेटाफ्लॉप्स, ये क्या होता है? अब पेटाफ्लॉप सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब है कि हजारों सबसे पावरफुल पर्सनल कंप्यूटर मिलकर किसी एक मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हों। ओह, समझ गई। इतनी कंप्यूटिंग पावर मिलने से हमारे वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स को बहुत बड़ी ताकत मिली है, जो महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हो रहे R&D को सीधे तौर पर सपोर्ट करेगी। ग्लोबल लेऑफ्स की खबरें सुन रहे हैं। ये ऐसा है जैसे दो अलग अलग दुनिया एक साथ चल रही हूँ। इस सब के बीच आम इंसान कहाँ फिट होता है? इस स्किल गैप को कैसे भरा जा रहा है? आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ी है। यही इस पूरे बदलाव की सबसे बड़ी चुनौती है। NASSCOM की रीस्किलिंग फॉर रिलेवेंस रिपोर्ट इसी पर जोर देती है। हाँ, कि AI के लिए लोगों को फटाफट नई स्किल सिखाने की जरूरत है। बिल्कुल, और महाराष्ट्र में इसे जमीनी स्तर पर करने की कोशिश हो रही है। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशालय यानी DV8 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITIs को अपग्रेड करने की योजना चला रहा है। मतलब ITI को अपग्रेड करना, क्या ये कुछ नए कंप्यूटर कोर्स शुरू करने जैसा है या इससे कुछ ज्यादा है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये प्लान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर काम कर रहा है। मतलब इंडस्ट्री खुद इसमें शामिल है? हाँ, इसका मतलब है कि इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी कंपनियां खुद आगे आकर इन ITIs के साथ मिलकर कोर्स डिजाइन कर रही हैं, ट्रेनिंग दे रही हैं और लैब सेटअप कर रही हैं। अच्छा। इससे ये सुनिश्चित होता है कि छात्र वही स्किल सीखें जिनकी बाजार में असल में मांग है। ये थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर फोकस है, जो छात्रों को पहले दिन से नौकरी के लिए तैयार करे। ठीक है, तो योजनाएं और नीतियां सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन क्या महाराष्ट्र के पास इन्हें हकीकत में बदलने के लिए आर्थिक ताकत है? जमीन पर असलियत क्या है? देखिए, महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़े एक बहुत मजबूत तस्वीर पेश करते हैं। अच्छा। ये कोई ऐसा राज्य नहीं है जो पहली बार कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा हो। ये पहले से ही देश का इकोनॉमिक इंजन है। देश की कुल GDP में महाराष्ट्र का हिस्सा सबसे ज्यादा है, 13.5%। 13.5%। जी। विदेशी निवेश यानी FDI खींचने में भी ये 31% हिस्सेदारी के साथ टॉप पर है। और जब बात स्टार्टअप्स की आती है तो देश के 24% स्टार्टअप्स यहीं से हैं। तो एक मजबूत आधार पहले से मौजूद है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि यहाँ इनोवेशन और बिजनेस का कल्चर पहले से ही मजबूत है। ये तो पूरी अर्थव्यवस्था के आंकड़े हुए जो काफी प्रभावशाली हैं, लेकिन क्या ये IT सेक्टर में भी दिख रहा है? एक आंकड़ा पूरी कहानी बयां कर देता है। पिछले 5 सालों में अकेले पुणे का IT एक्सपोर्ट 2 गुना होकर 1.05 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 2 गुना? जी, 2 गुना। ये नंबर दिखाता है कि ये महत्वाकांक्षी नीतियां किसी खोखली नींव पर नहीं, बल्कि एक मजबूत और तेजी से बढ़ते आर्थिक आधार पर बन रही हैं। इससे सफलता की उम्मीद काफी बढ़ जाती है। और ये सिर्फ विदेशी कंपनियों को बुलाने या एक्सपोर्ट बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है ना? सरकार खुद भी इस टेक्नोलॉजी को अपना रही है। मैंने पुलिस के लिए बनाए गए एक AI सिस्टम महाक्राइम OS AI के बारे में सुना है। हाँ, और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी को सीधे गवर्नमेंट्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर बनाया है। जी, ये एक AI पावर्ड क्राइम इन्वेस्टिगेशन प्लेटफॉर्म है।
इसे अप्रैल 2025 में नागपुर ग्रामीण में सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया। ये पुलिस को मतलब शिकायतों को तेजी से प्रोसेस करने, हजारों पन्नों के डेटा का विश्लेषण करने और जांच को सुव्यवस्थित करने में मदद करता है। खासकर साइबर क्राइम जैसे मामलों में। बिल्कुल, खासकर उन जटिल मामलों में। और अब इसे पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है? हाँ, इसके नतीजे इतने अच्छे रहे कि अब महाराष्ट्र सरकार और माइक्रोसॉफ्ट ने इसे राज्य के सभी 1100 पुलिस स्टेशनों में लागू करने का ऐलान किया है। तो ये दिखाता है कि महाराष्ट्र सिर्फ आईटी निवेश नहीं खींच रहा, बल्कि वो शासन को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय रूप से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रहा है। बिल्कुल सही। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का सार निकालें तो असली कहानी ये नहीं है कि महाराष्ट्र एआई से पैदा हुए खतरे पर सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहा है। ऐसा लगता है कि वो इस ग्लोबल उथल-पुथल को एक मौके की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो टेक्नोलॉजी की अगली लहर पर हावी होने के लिए जरूरी डिजिटल और ह्यूमन दोनों तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सके। आपने इसे एकदम सही तरीके से रखा है। महाराष्ट्र इस एआई की लहर में सिर्फ तैरने की कोशिश नहीं कर रहा, वो एक ग्लोबल टेक पावर हाउस बनने की रेस को लीड करना चाहता है। लेकिन ये सब निर्भर करेगा कि नीतियां लागू कैसे होती हैं। बिल्कुल, सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नीतियां जमीन पर कितनी असरदार तरीके से लागू होती हैं, और सबसे जरूरी बात कि यहाँ का वर्कफोर्स कितनी तेजी से नई स्किल्स को अपनाता है। घोषणाएं करना एक बात है और उन्हें हकीकत में बदलना बिल्कुल दूसरी। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहते हैं। महाराष्ट्र अपनी महत्वाकांक्षी जीसीसी और डेटा सेंटर नीतियों के जरिए एआई ड्रिवन इकोनॉमी के लिए लाखों स्किल्ड प्रोफेशनल तैयार करने का लक्ष्य रख रहा है। जी। तो बड़ा सवाल ये है, क्या राज्य खुद ये प्रतिभा तैयार कर पाएगा या भविष्य में उसे देश और दुनिया के दूसरे हिस्सों से टैलेंट लाने पर इतना निर्भर रहना पड़ेगा कि स्थानीय लोगों के लिए स्किल का अंतर और भी बढ़ जाए।